हेलो गाइस, दिस इज स्नेहा तोशी AKA तोशी स्टडीज। और बीइंग एन एस्पिरेंट हम सब बेस्ट रिसोर्स के तलाश में होते हैं। तो बहुत सारे टॉपर्स के रिकमेंडेशंस को देखकर मैंने भी अपने लिए मंगवा लिया है फोरम IAS का रेड बुक। हैव अ लुक एट दीज क्लिप्स where toppers like Garima Lohia ma'am and Ananya Reddy ma'am and even so many more toppers are talking about using these books as their resources. GS for ethics के लिए मैंने कोई कोचिंग क्लासेस रेफर नहीं की थी। I refer to the material of Forum IAS. Forum IAS की एक रेड बुक आती है जो मार्केट में अवेलेबल है। मैंने उस Forum IAS की रेड बुक को एज अ बेस यूज किया था अपने डेफिनेशन और बेसिक थ्योरी को कवर करने के लिए। Forum IAS red books were something that I also used. For instance, for agriculture, that was one book that I used extensively. So this is something important for mains, that is to identify the right kind of resources and to understand to which extent you have to read for a certain topic. थोड़ा और इम्प्रूव करना है तो फोरम IAS की रेड बुक मिल गई थी बाजार में, वहां से वो ले ली। तो एथिक्स के लिए मेरे पास मेन सोर्सेज यही होते थे कि रेड बुक। GS पर लिए फोरम IAS की रेड बुक है, उसमें एग्जाम्पल्स आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। एथिक्स के लिए फोरम्स रेड बुक। गाइस, मैंने अपने लिए मंगवाए थे ये बुक और मैंने कूपन कोड यूज किया था DKT, जिससे मुझे फ्लैट 1000 ऑफ मिला था। तो आप भी ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं अगर आपको भी 1000 का डिस्काउंट अवेल करना है तो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उज्जवल कुमार उपकार है और मैं 69 BPSC में रैंक 1 पे हूँ। और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बहुत गर्व की बात है और मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हिंदी मीडियम से किसी ने टॉप नहीं किया था इस एग्ज़ाम में। तो इस एग्ज़ाम में टॉप करना एक तरीके से जो है एक सपने जैसा है। और मैं बात करूँ तो मेरी जो शुरुआती शिक्षा है वो मेरे गांव जो रायपुर है, नानपुर प्रखंड के सीतामढ़ी जिले में एक जो है गांव है, एक छोटा सा गांव है, उसमें है। तो वहां पर से ही मेरी शुरुआती शिक्षा शुरू हुई। और एक तरीके से जो मेरे अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मेरे पिताजी जो है जो गांव में ही एक छोटा सा स्कूल चलाते हैं और मेरी माँ जो है वो आंगनवाड़ी सेविका है। और एक मेरा भाई जो है इस समय ग्रेजुएशन कर रहा है और मेरी बहन जो है इस समय BPSC शिक्षिका है। तो ओवरऑल जो है एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में होने के कारण जो है मेरी शुरुआती शिक्षा दीक्षा जो है वो हिंदी माध्यम में ही हुई और सरकारी स्कूल में हुई। तो सरकारी स्कूल से मैंने एक तरीके से पहले 1 से 10 तक के एग्ज़ाम पास किए और पढ़ने में अच्छा था उस टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे जो है उस टाइम पे मेरा सपना था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं और इंजीनियरिंग ही उस टाइम पे एक पैशन था, क्योंकि गांव के लोगों के पास जो है थोड़ी अवेयरनेस कम होती है। उतना मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि जो है क्या क्या करियर फील्ड हो सकते हैं। तो मेरे पास ऑप्शंस थे इंजीनियरिंग, मेडिकल और सिविल सर्विसेज, 3 ऑप्शंस जो है मेरे सामने थे। तो लगभग 9th क्लास में था मैं जब इंजीनियरिंग में सिटीकंठ ने बिहार में टॉप किया था, मतलब बिहार के ही थे वो। तो उस टाइम पे मुझे इंजीनियरिंग थोड़ा पैशन बना, उस टाइम मैंने जाना इंजीनियरिंग के बारे में। धीरे धीरे जो है मेरी जर्नी आगे बढ़ी। मैंने 12th में एडमिशन लिया सीतामढ़ी में किसान कॉलेज में, छोटा सा कॉलेज है। लेकिन ओवरऑल उसके साथ मैंने जो है JEE मेंस के लिए पढ़ाई शुरू करी और बाद में जो है मैंने JEE मेंस क्वालिफाई किया और मेरा जो है एडमिशन NIT उत्तराखंड में हो गया। इसके बाद जो है NIT उत्तराखंड में एडमिशन के बाद जो है मेरी जो है जर्नी इंजीनियरिंग में शुरू हो गई। लेकिन फाइनल ईयर तक आते आते मेरा जो है ध्यान सिविल सर्विसेज की तरफ हो गया। एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रभाव भी था, जो वर्किंग कल्चर मैंने देखा था शिवदीप लांडे सर का 2011-12 में अपने 11th-12th के टाइम पे पटना में। तो उनका जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उनका पैशन था अपने काम के प्रति, जो वर्किंग स्टाइल थी, जो वर्किंग एथिक्स थी, उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। तो कहीं ना कहीं एक जो है यूनिफॉर्म सर्विस का जो वो होता है क्रेज, वो मेरे अंदर आया। लेकिन उस टाइम पे चूंकि काफ़ी इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। धीरे धीरे 4th ईयर में प्लेसमेंट्स भी हो गए, लेकिन मैंने सोचा कि जो है अब जो है सिविल सर्विसेज की तरफ प्रिपरेशन की जाए। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान जो है एक तरीके से मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में डाउट है कि मैंने कोचिंग ली कि नहीं ली। तो मैं उनको बताना चाहूँगा
तो मैं एक तरीके से उनको बताना चाहूँगा कि मैंने जब दिल्ली आया, मैं चूँकि दिल्ली जो है हब था, मेरे मन में भी था कि मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करूँ। पहले मीडियम की बात कर लेते हैं। मीडियम जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा दोनों मीडियम के छात्र हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश मीडियम से रिजल्ट भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन मुझे किसी ने सलाह दी कि आप किस में कंफर्टेबल हो, क्योंकि आपको मेंस में काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है। उस टाइम में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आया था, और यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो आपकी लैंग्वेज है वो मैटर करती है, क्योंकि आप एक्सप्रेस करते हो चीज़ों को। तो मुझे लगा कि मैं इससे जैसे सब्जेक्ट को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। मुझे जो है हिंदी में जितना ज़्यादा मैं एक्सप्रेसिव हूँ, या हिंदी में जो मेरी प्रभावशीलता है, वो इंग्लिश मीडियम में नहीं आ सकती है। तो मैंने हिंदी मीडियम चूज़ किया उस टाइम, और बाद के सालों में भी कुछ लोगों ने उस पर सवाल भी उठाए। एक तरीके से लोगों ने ये कहा कि इंग्लिश मीडियम वालों को एज होता है एग्ज़ाम में, जो है आप हिंदी मीडियम से आपका रिज़ल्ट नहीं होगा। मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से 10 लोग यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं हिंदी मीडियम के। और इस पे काफ़ी डिबेट्स भी देखने को मिली, जो है काफ़ी डिबेट्स होती थी इस पे, और हमेशा मेरे मन में चलता था। लेकिन मैंने अपने जो हिंदी माध्यम है उसमें जो मेरी लेखन शैली है, जो मेरी लेखन क्षमता है, उसके प्रति जो है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से कहता था कि नहीं, जो है मैं हिंदी में काफ़ी अच्छा लिख सकता हूँ। तो ओवरऑल ये सारा जो है उधेड़बुन के बीच जो है मैंने हिंदी माध्यम को सेलेक्ट किया। और जो है इसके बाद अब बारी आई कि कोचिंग लेना है कि नहीं। मैंने भी और जो एस्पिरेंट्स आते हैं दिल्ली, उनकी तरह जो है डिफरेंट कोचिंग्स इंस्टीट्यूट में जाके जो है वो करना स्टार्ट किया, कि इंक्वायरी करना स्टार्ट किया। लेकिन वहाँ पे जाके मुझे एक तरीके से आइडिया लगा कि नहीं, जो है जो लेवल यूपीएससी का आता है उस लेवल के कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो वो जो है ओवरऑल ना मेरे मन में कहीं ना कहीं बैठ गया कि नहीं, सेल्फ प्रिपरेशन ही करूँगा। उसी टाइम का एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा। आईएएस चेतन कुमार मीना सर थे मुखर्जी नगर में, वो जो है ना उनका सिलेक्शन हुआ था, और वो अपना रूम छोड़ रहे थे उस टाइम पे, और उनके जो कुर्सी टेबल ये सब थे वो कहीं पे सेकंड हैंड बेचने आए थे। और उसी टाइम मैंने जो है नेहरू बिहार में वो रहते थे, तो नेहरू बिहार में मैं वहाँ पे था, और मैं भी खरीदने आया था। तो उस टाइम मैं आईएएस चेतन कुमार सर से मिला वहीं पे, तो वो रूम छोड़ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा टिप्स विप्स, तो उन्होंने कहा कि आप प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब सेल्फ स्टडी से। तो एक तरीके से एक मोटिवेशन भी था सर का। उनसे बात नहीं हुई फिर कभी, लेकिन हाँ ये बात है, उनकी चेयर आज भी मेरे पास है। तो मुझे हमेशा लगता था कि जो है सर अधिकारी बने हैं इसी चेयर पे बैठ के, तो मैं भी इसी चेयर पे बैठूंगा। अब आगे धीरे धीरे जो है ना मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो मेरे सामने आया कि कौन सी बुक्स पढ़ी जाए। तो मैंने डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी बनाई। बहुत सारी स्ट्रेटजीज फेल होती है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तो बहुत सारी तरीके की स्ट्रेटजी बनाते हो, और उसमें से कई स्ट्रेटजी ना रोज फेल हो जाती है। वो जो है कुछ वीक्स चलने के बाद फेल हो जाती है, कुछ मंथ चलने के बाद फेल हो जाती है। लेकिन ओवरऑल मैंने ये देखा ना कि अगर आप कोई स्ट्रेटजी से आपने कुछ सिलेबस कवर किया तो वो फेल नहीं हुई, उससे आपका कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, फिर आप नई स्ट्रेटजीज पर ध्यान दे सकते हो। तो ओवरऑल मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं एनसीईआरटी बुक्स से शुरू करूंगा, और एनसीईआरटी बुक्स मैंने पढ़नी स्टार्ट करी। शुरू में लगता था कि क्या पढ़ रहा हूँ, 6 की एनसीईआरटी में कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो कहते हैं ना, इन बिटवीन द लाइन पढ़ना, इन बिटवीन द लाइन्स पढ़नी शुरू की, तो काफ़ी सारे जो है ऐसे कॉन्सेप्ट समझ आए जो आपको नहीं दिखते। और 11th क्लास की जैसे ज्योग्राफी पढ़ी पहली बार, और मतलब इट्स लाइक कि मतलब ये कह सकते हैं ना कि वो ऐसी बुक मैंने कोई भी बुक मार्केट में आ जाए उस तरह की बुक नहीं बन सकती। जो 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है वो मेरी इतनी फेवरेट हो गई थी कि मैंने बाद में वो बुक 11-12 बार पढ़ी। मतलब वो उसके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हैं, वो पूरी कॉन्सेप्चुअल बुक है। तो एक तरीके से मतलब एनसीईआरटी बुक्स के प्रति प्रेम रहा, लेकिन कुछ एनसीईआरटी इग्नोर भी की, जिसका जो है बाद में दिक्कत भी हुई, जैसे साइंस की एनसीईआरटी इग्नोर करना। तो उस टाइम जो प्रिपरेशन की जर्नी थी, मैं था और मेरा फ्रेंड पप्पू, जो इस टाइम पे रैंक 20 है, मेरा रूममेट, वो भी कॉलेज फ्रेंड ही है मेरा, वो था। और इसके अलावा अंकित था, वो अभी AA है। श्रवण जी थे जो अभी 68 बीपीएससी में जो है एक तरीके से
सिलेक्टेड है एज एन DYSP। और इसके अलावा 2-3 और फ्रेंड थे, राजू थे, रंजित था। तो ओवरऑल ये जर्नी जो है ना, मतलब फ्रेंड्स के बीच जो सपोर्ट से भी रही है काफ़ी ज़्यादा। उसमें बहुत सारे जो और भी फ्रेंड थे, जैसे कि कह सकते इमोशनल सपोर्ट, ये सब। एक फ्रेंड थी नंदिनी, वो भी काफ़ी मतलब उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया एक तरीके से। और धीरे धीरे जो है जर्नी स्टार्ट हुई। माँ पापा का तो हमेशा सपोर्ट रहा है। कई बार जो है घर में स्थिति भी उतनी ठीक नहीं रही, खास करके कोविड के टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। जो है हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग बिहार से हैं तो सबकी जो है लगभग लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, और उनकी लाइफ में अगर कोई पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आ जाए तो फिर जो है चीज़ें ठीक नहीं रहती। तो उस टाइम पे जो है उतार चढ़ाव आए लाइफ में। कई बार जो है घर पे भी लोगों ने भी बोला कि अब जो है कितने साल प्रिपरेशन करेगा, अब तो बहुत हो गया। तो ओवरऑल जो ये जर्नी थी, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, और ये हर एस्पिरेंट की लाइफ में, ये मेरी लाइफ के लिए नया नहीं था। और मैंने अपने फ्रेंड को भी देखा, उनको भी यही सुनने को मिल रहा या कुछ कि जो है इसका हो गया उसका हो गया। एक्चुअल में माता पिता को जैसा ट्रस्ट होता है ना अपने बच्चों पे, आई थिंक एक तो वो रखना चाहिए। दूसरा जो है जो समाज के लोग हैं ना, उनको ये समझना चाहिए कि अगर कोई बच्चा घर से दूर रह के पढ़ रहा है ना, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो मजे करने गया वहाँ पे, या कुछ हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कष्ट में रह रहा हो, उसने अपने आप को दुखों में डाला हो। तो ये बात ना सोसाइटी को भी समझनी पड़ेगी कि वो सोसाइटी, जो सोसाइटल सपोर्ट है ना, जब हम एक दूसरे को देंगे ना, तब जाके वो चीज़ें अच्छी होंगी। अब मैं आता हूँ एक तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज पे, मेरे जो और मैंने कौन कौन सी बुक फॉलो करी उस पर। तो एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि मैंने सबसे पहले प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं पढ़ा है। अब मैंने जब 67th BPSC के लिए पहली बार प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, जब UPSC में मुझे दो फेल्योर मिल गए, इसके बाद मैंने क्या किया कि 67th BPSC के लिए पहला अटेम्प्ट देने का सोचा। उस टाइम जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैं BPSC के लिए कोट करना चाहूँगा कि एक तरीके से मैंने प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग स्ट्रैटेजीज शुरू में नहीं बनाई। मैंने क्या किया, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चला, जो UPSC में जनरली होता है कि अगर आप मेंस की ठीक से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टैंडर्ड बुक NCERT को पढ़ते हैं, तो आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी ठीक होती जाती है। तो मैंने वही किया, मैंने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके वहाँ से जो है स्टार्ट किया। जैसे अगर रिसोर्सेज की बात करें तो हिस्ट्री में मैंने जो है एक तरीके से 6 क्लास की NCERT, 7 क्लास की NCERT, 8 क्लास की NCERT पढ़ी, और इसके अलावा जो है 12th क्लास की जो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के कुछ विषय के पार्ट 1, 2, 3, ये तीनों बुक मैंने फॉलो किया। और जो उसको सप्लीमेंट करने के लिए, जो उस बुक को सप्लीमेंट करने के लिए मैंने 12th क्लास का जो है एक ओल्ड NCERT आता है बिपिन चंद्रा, उसको पढ़ा। काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब लगभग सारे लोग इसको रेफर करते हैं। स्पेक्ट्रम की बात करें कि आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा कि नहीं, चूंकि स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा ना एक ही तरह की बुक है, सिर्फ स्पेक्ट्रम नोट्स टाइप में है, और तो आप दोनों में से ना एक अल्टरनेटिव ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो स्पेक्ट्रम में मैंने क्या किया ना, जो पीछे के उसके फैक्ट थे और खास करके उसकी जो समरीज थी चैप्टर की, उसकी फोटो कॉपी करा ली और उसको एज ए नोट्स यूज किया, उसी में मैंने नोट्स लिखे। तो ये थोड़ा एक अलग टाइप का अप्रोच था कि मैंने क्या किया, जैसे स्पेक्ट्रम में 30 पेजेस है, तो 30 पेज के मैंने 30 पेज इन द सेंस 30 पेज जो समरी है, हर चैप्टर के लास्ट में उसमें समरी दिया रहता है। तो मैंने क्या किया कि उस समरी को जो है फोटो कॉपी करा लिया, और फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे उसी पर लिख लिया। तो इससे क्या हुआ कि मेरा नोट्स जो है, हिस्ट्री का नोट्स बनाना ऐसे ही बहुत डिफिकल्ट है, तो उस पर बनाए। इसके अलावा जो छोटी छोटी संस्थाएं थी, ये था एक टाइमलाइन था, वो सबके नोट्स मैंने बनाए। ज्योग्राफी की बात करें तो मैंने 9th से लेकर 12th तक की NCERT को फॉलो किया, जिसमें मैंने 11th क्लास की NCERT पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करी मैप्स के साथ, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा तो मैप्स के साथ पढ़ा, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा तो सारी मैपिंग करी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सारी मैपिंग करी। तो ओवरऑल जो हम कह सकते हैं ना कि जब आप चीज़ों को मैप से रिलेट करके पढ़ते हो, डेटा से रिलेट करके पढ़ते हो, इवन करंट अफेयर्स पढ़ते थे तो उसमें ये पता चलता था कौन सा ज्वालामुखी इस साल हुआ, कौन सा जो है इस साल साइक्लोन आया है, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है ज्योग्राफी के बाद साइंस की बात करना चाहूँगा। साइंस में चूंकि जो है मेरा मेनली जो सोर्स रहा है वो NCERT रहा है, तो
एनसीईआरटी, पहले तो मैंने यही गलती करी कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी साइंस की। मुझे लगता था कि नहीं, साइंस की एनसीईआरटी पढ़ के क्या होगा, बैकग्राउंड तो इंजीनियरिंग है तो अच्छा ही है। लेकिन जब 67 का प्रीलिम्स दिया और उस टाइम पे जो पेपर लीक हुआ था, उस पेपर लीक वाले प्रीलिम्स में मेरा जो मार्क्स था थोड़ा कम आया और साइंस में लगभग 30 में 21 क्वेश्चन सही हुए थे। तो मतलब मैं देख के शॉक हो गया जब मैंने एनालाइज किया। मैं मतलब एक तरीके से मेरे अंदर जो एक तरीके से कह सकते आप ओवर कॉन्फिडेंस टाइप की चीज आ गई थी साइंस के लिए। वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, जो है मुझे अपने बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, हर एस्पिरेंट गलती करता है अपनी लाइफ में, मतलब हर एस्पिरेंट जो है ना अपनी प्रिपरेशन स्टडीज में गलती करता है। अगर आप उन गलतियों से सीख लेते हो ना तो वो चीज़ें रेक्टिफाई हो जाती है, वो चीज़ें ठीक हो जाती है। मैंने यही किया, मैंने गलतियाँ की, बार बार गलतियाँ की, लेकिन मैं उनसे सीखते गया। तो अगर आप लोग भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप लोग भी जो है इससे सीख सकते हैं कि आप दूसरे के जो है एक तरीके से जो दूसरे का एक्सपीरियंस है उससे सीखे ताकि आपको कम टाइम लगे। तो साइंस की एनसीईआरटीज मैंने करी। इसके अलावा जो है 6 से 10 तक का जो है साइंस का एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट किया और 3-4 बार पढ़ा उस ट्यूरिंग, और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा भी मिला। इसके बाद जो है दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस की बात हमने कर ली। अब जो है पॉलिटी के लिए फेमस बुक है एक तरीके से, पॉलिटी की गीता कही जाती है, लक्ष्मीकांत। लेकिन ये डिपेंड करता है आप लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ते हो। लक्ष्मीकांत जो है जैसे आपने ऐसे पढ़ लिया कहानी की तरह तो नहीं होगा। आप उसमें जो है जो फैक्ट्स है, जो एक्सेप्शंस है मेनली, ठीक है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में अंतर, तो आप लोकसभा में क्या ऐसा होता है जो राज्यसभा में नहीं होता, ठीक है, जैसे धन विधेयक की बात कर ले तो उनके जो शक्तियों के बीच डिफरेंस है उसको मार्क आउट किए। इसके बाद मैंने लक्ष्मीकांत को भी एक अलग स्ट्रेटजी से पढ़ा। जैसे लोग लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं चैप्टर 1 से लेके और चले जाते हैं, मैंने चैप्टर 1 से शुरुआत नहीं करी लक्ष्मीकांत की। मैंने उसको जो है ना, जैसे मैंने पहला चैप्टर प्रेसिडेंट पढ़ा, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, बहुत इजी स्ट्रेटजी है कि मैंने पहला चैप्टर प्रेसिडेंट पढ़ा तो मुझे लगा कि अगर मैं एग्जीक्यूटिव में, कार्यपालिका में पहले प्रेसिडेंट को पढ़ रहा हूँ तो राज्य में वैसी कौन सी जो है वो है, तो मुझे लगा राज्य में गवर्नर की शक्तियां जो है, राज्यपाल की शक्तियां बिल्कुल जो है एक तरीके से सेम है राष्ट्रपति के। तो मैंने जैसे ही प्रेसिडेंट पढ़ा मैंने अगला चैप्टर गवर्नर का पढ़ा, और एक तरीके से ना वो एक रिवीजन था, क्योंकि लक्ष्मीकांत में ना आपको दोनों में कंपेयर भी मिल जाएगा, तो एक तरीके से रिवीजन हुआ। मैंने पीएम पढ़ा, उसके बाद अगला चैप्टर सीएम पढ़ा, मैंने लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा, तो इसके बाद जो है राज्य विधानमंडल पढ़ा। तो एक तरीके से ना अगर आप कंपेयर करके चीजों को पढ़ते हो ना तो आपको मेंस में भी बहुत काम आता है, जो है मेंस आंसर राइटिंग में भी काफी काम आएगा। तो ओवरऑल इसके अलावा एक मेजर पोर्शन करंट अफेयर का है। तो करंट अफेयर मैंने कहाँ से किया, बहुत अलग अलग सोर्सेस फॉलो किए हैं। इसके लिए मैंने जो है सुमित सर की जो ओनली आईएएस पे वीडियोस आती है एडिटोरियल डिस्कशन की, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की जो वो वीडियो आती है वो भी मैंने फॉलो की रेगुलर। पहले वो ओनली आईएएस था, बाद में पीडब्ल्यू ओनली आईएएस बन गया, तो उनकी जो है लगातार फॉलो की। सर जो है काफ़ी मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करते थे एडिटोरियल्स को, तो एक तरीके से ना आपको जो है काफ़ी कुछ पता चल जाता है। इसके अलावा जो है वन लाइनर्स के लिए मैंने एसपीडी भी फॉलो किया, और एक ओवरऑल न्यूज़ के लिए जो स्टेट पीसेस के लिए होता है उसके लिए ई दृष्टि फॉलो किया, और काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो की। बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल के लिए मैंने जो है एक तो पहले तो कॉन्सेप्ट्स बनाए, लाइक जो है मैंने बिहार की भी जो बिहार बोर्ड की कुछ बुक्स है वो मैंने पढ़ी। मैं यहाँ सजेशन देना चाहूँगा खास करके जो एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि कुछ बुक्स बिहार बोर्ड की जो है वो एनसीईआरटीज से अच्छी है। जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये बात का एहसास हुआ। जैसे कि अगर 9th क्लास की आप ज्योग्राफी और 10th क्लास की ज्योग्राफी को अगर आप बिहार बोर्ड वाली बुक से पढ़ोगे तो आई थिंक जो एनसीईआरटी है उससे भी ज़्यादा फायदा होगा। एक तो उसमें इंडिया का पर्सपेक्टिव मिलता ही है, साथ में बिहार का ही पर्सपेक्टिव मिलता है। अगर आप मेंस की बात करें तो मेंस आंसर राइटिंग में आप देखोगे 67, 68, 69 तीनों के क्वेश्चन जो है उस बिहार बोर्ड वाली बुक से मेंस के डायरेक्ट आए हुए हैं। तो ये एक अगर चूंकि मैं जो है बिहार बोर्ड की बुक पढ़ाता भी था बीच में 10th क्लास की, तो मुझे वो बिल्कुल अच्छे से पता था कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस पेज से आया है, तो ये भी मुझे एक फ़ायदा मिला। इसके अलावा मैं प्रीलिम्स में आगे बढ़ना चाहूँगा कि करंट अफेयर में क्या आपने कोई और मैगजीन पढ़ी।
मैंने डिफरेंट मैगजीन्स, डिफरेंट सोर्सेस का जो है डिफरेंट सोर्सेस को यूज़ किया है। कभी जो है मैंने जो है कोई मैगजीन देखा, यूट्यूब पर कोई वीडियो देखा, जैसे एक PW का ही एक रिवीजन मॉड्यूल आता था, उसको भी फॉलो किया। और यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस को फॉलो किया है, अब तो उतना नाम भी याद नहीं है। लेकिन ये है कि जो कहते हैं ना, मैंने कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं ली है, किसी भी GS की या एसए की किसी से कोचिंग नहीं ली। मैंने जो भी ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज थे उसका इस्तेमाल किया। जो भी फ्री रिसोर्सेज थे, मैंने कोई पेड कोर्स आज तक ज्वाइन नहीं किया। तो ये जो पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया, इससे जो है काफ़ी फ़ायदा मिला एक तरीके से, क्योंकि पेड कोर्स जब आप ज्वाइन करते हो तो आप लिमिटेड चीज़ों के साथ रहते हो कि आप उसी के साथ पढ़ना है। लेकिन मेरे पास ना मतलब वेरियस ऑप्शंस थे। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं ना और कोचिंग नहीं है उनके पास, वो घर पे बैठ के कर रहे हैं या ऑफिस के साथ कर रहे हैं या हाउस वाइफ्स हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप कर सकते हो। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है अलग सा जो आप नहीं कर सकते हो। जो लोग कोचिंग ले रहे हैं उनके पास भी रिसोर्सेस हैं, अच्छे रिसोर्सेस हैं। लेकिन आप जो है ना, फ्री रिसोर्सेस इतने अवेलेबल है ना मार्केट में कि आप जो है उसका भी यूज़ करके आप अच्छा कंटेंट तैयार कर सकते हो। अब मैं जो है इकोनॉमी वाले पोर्शन का, तो इकोनॉमी वाले पोर्शन में मैं कहना चाहूँगा कि एक तो मैंने किया कि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसके मैंने नोट्स बनाए। 11th क्लास और 12th क्लास की NCERT फॉलो की। और इसके अलावा मैंने दूसरी चीज़ की, जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट था, तो बजट की मैंने जो है वीडियोज देखी ऑनलाइन, ये किया। लेकिन जो बजट स्पीच होता है उस बजट स्पीच को मैंने मार्क किया। जो ओरिजिनल बजट स्पीच जो वित्त मंत्री देते हैं, तो वो जो है उनको मार्क किया, चाहे वो बिहार का बजट हो या इंडिया का बजट हो। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में मैंने इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे उतना फोकस नहीं किया, लेकिन बिहार का इकोनॉमिक सर्वे के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे बाढ़ और सूखा, जो ये हमेशा क्वेश्चन आता है, तो मैंने उसके डेटा लिखे, प्रॉपरली लिखे। इसके अलावा जैसे आप देखते हो कि कोरोना के बाद इकोनॉमी ने कैसे ग्रोथ की, तो मैंने उसके कर्व लिखे। इसके बाद जो है मैंने बहुत सारी रिसर्च की उस पे कि और सारे क्या डेटा लिखे जा सकते हैं या कौन सी रिपोर्ट काम आ सकती है। बहुत सारी रिपोर्ट जो है, जैसे नीति आयोग का SDG रिपोर्ट है, या जो डिफरेंट रिपोर्ट्स है, उसको जो है मैंने ठीक से एक तरीके से किया, ताकि जो है उसका जो मैं रेफरेंस दे सकूं। तो ये ओवरऑल हो गई ये प्रीलिम्स की बात। और अब मैं आता हूँ अपनी मेंस की स्ट्रेटजी पे कि मैंने मेंस के लिए क्या किया। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आंसर राइटिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है आंसर फॉर्मेशन। अगर आपके दिमाग में ना किसी क्वेश्चन को देख के आंसर का फॉर्मेशन तैयार हो जाए ना, कि मैं इसके जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसके जो है इंट्रोडक्शन में ये लिखूंगा, मेन बॉडी में ये लिखूंगा, कंक्लूजन में ये लिखूंगा। अगर आप आंसर नहीं भी लिख रहे हैं ना, अगर आप फॉर्मेट भी कर पा रहे हैं कि ये 2 लाइन इसमें आ जाएगी, मेन बॉडी में ये पॉइंट आ जाएंगे और कंक्लूजन में ये पॉइंट आएंगे, तो एक तरीके से ना वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। यही अगर आप कर पा रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर अपने दिमाग में फॉर्मेट कर पाओगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, जैसे न्यूज़ कोई भी चल रही है मान लीजिए, तो आप क्या उसमें करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी एक तरीके से। जैसे SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर पर जो है चर्चा चल रही थी, या फिर कास्ट सेंसस पे चर्चा चल रही थी, तो आप नहीं भी लिखे मान लीजिए, तो आपने ये कर लिया कि कास्ट सेंसस क्या होता है, कास्ट सेंसस के पक्ष में क्या 5 बातें हैं, विपक्ष में क्या 5 बातें हैं, और एक तरीके से आपने क्या किया और उसका कंक्लूजन सही है कि गलत है। तो आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया, तो आपने दिमाग में ये फॉर्मेट कर लिया। अब जब आपके दिमाग में ये चल रहा है तो आप कभी भी लिख सकते हो। अब मैं मेनली आंसर राइटिंग और रिसोर्सेज पे बात करता हूँ इसके, कि रिसोर्सेज क्या फॉलो किए। और चूंकि मेंस का जो वो है सिलेबस है वो काफ़ी फिक्स्ड है और काफ़ी जो है उसमें डिटेल्ड बताया गया है कि आपको क्या पढ़ना है, तो इसका भी एक फ़ायदा हो सकता है अगर हम सिलेबस से इंक्लाइंड रहे। हमें बहुत व्यर्थ की बातें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में मौर्य कला हो, या फिर पटना कलम हो, या फिर पाल कला हो, मधुबनी चित्रकला हो, 4-5 टॉपिक ही है बस, और उन 4-5 टॉपिक से आप कर लेते हैं जो लिखे हुए हैं, तो आप जो है एक तरीके से आपने वो चीज़ कंप्लीट कर ली, आपके एक नोट्स बन गए। आपने नोट्स बना लिया, आपने 8 मार्क्स के हिसाब से उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लिए कि आप जब 8 मार्क्स में आएंगे तो कैसे शॉर्ट नोट्स वो लिखेंगे। दोनों के लिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि जो अब सिलेबस हो गया है, चाहे प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, जो
अब जो स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं कर सकते कि जो है आप रट के जाएं और लिख दें। अब जो है इसका पैटर्न बिल्कुल यूपीएससी की तरफ बढ़ता जा रहा है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यूपीएससी में पहले क्या होता था कि पहले जो है एक तरीके से कुछ क्वेश्चन पहले वो आते थे, लेकिन आजकल आप ट्रेंड देखेंगे खास करके 2016 के बाद से तो पैटर्न में काफ़ी चेंज आया है, यूपीएससी के काफ़ी डायनेमिक हुआ है। तो बीपीएससी ने भी 68 के बाद से उसी पैटर्न को फॉलो करना शुरू किया। और एक चीज़ जो हर्डल है बीपीएससी में जो यूपीएससी से भी हार्ड लगती है मुझे, वो है कि आपको लिखना ज़्यादा है। जैसे यूपीएससी में आपको सिर्फ 40 पेज की कॉपी मिलती है और आप 40 पेज लिखते हैं, तो वो आप जो एक लिमिटेड है वहाँ पे कंटेंट पर जो है ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे बीपीएससी में कंटेंट के साथ साथ आपको जो है लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते हैं और आपको 72 पेज की कॉपी मिलती है। मतलब एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। आप समझ रहे हैं कि GS2 में मेरे आंसर्स आप देखेंगे मैंने 65 पेज की कॉपी लिखी है, तो 3 घंटे में 65 पेज लिखना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और सारे लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी सिलेक्ट हुए होंगे उन्होंने लिखा होगा। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो है ना अपने आंसर राइटिंग के साथ साथ अपने आंसर स्पीड पर भी ध्यान दें। तो मैंने जो स्ट्रेटजीज में GS वाइज बता देता हूँ। सबसे पहले कि GS1 में जो है 3 सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, करंट अफेयर और स्टैट्स। हिस्ट्री के लिए जो पार्ट था वो मैंने एक तो नोट्स बनाए, जो बिहार की हिस्ट्री थी उसके लिए मैंने जो है इंटरनेट का सहारा लिया, मैंने सर्च किए गूगल में, या फिर जो बिहार समग्र वाली बुक आती है KBC नैनो की वो फॉलो किया, और कुछ और भी बुक्स के जो है मैंने वो लिए। मैंने रिसोर्सेस खूब सारे यूज़ किए, लेकिन आंख बंद करके कुछ यूज नहीं किया है। जैसे मुझे अगर कोई पार्ट अच्छा लग रहा है कि इस बुक में अच्छा है तो मैंने वो वहाँ से उठाया। इसके बाद जो है अगर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और बिहार की बात करें तो जो मैंने वो चीज़ जो उठाई एक तरीके से मतलब डिफरेंट जो नोट्स थे उनसे उठाई, और स्पेक्ट्रम का भी सहारा लिया इसमें जो आंसर राइटिंग में। जो स्पेक्ट्रम चूंकि आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम या फिर बिपिन चंद्र कोई भी आप पढ़ सकते हो, तो उन दोनों में से कोई भी अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो तो आप उसको मेंस में यूज कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। जैसे राष्ट्रवाद पे क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे क्वेश्चन पूछे गए, तो ये सब क्वेश्चन एकदम अच्छे से दिए हुए हैं स्पेक्ट्रम में। इसके बाद जो है आगे की अगर बात करें हम, स्टैट्स के लिए क्या रणनीति रही मेरी। स्टैट्स चूंकि आप जानते हैं 67 बीपीएससी में मैं पहली बार सेलेक्ट हुआ था 496 रैंक के साथ ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पे। उस टाइम पे मेरा क्या हुआ कि एक स्टैट्स का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। यद्यपि मेरा मैथ काफी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप मेरा एग्जाम्पल देके कह सकते हो कि आप श्योर नहीं हो सकते कि आप जो है 72 में 72 है, लेकिन वो काफी स्कोरिंग चीज है कि अगर आप 72 आउट ऑफ 72 लाते हैं तो आपका ना GS1 स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। तो स्टैट्स की अगर बात करें तो आपको जो है ना अपने बेसिक्स पे ध्यान देने होंगे। उसके कुछ चैप्टर्स है जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ये बेसिक चैप्टर आप कर ले, और प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन की बुक आती है तो उससे आप कर ले। लेकिन यद्यपि मैंने कोई बुक फॉलो नहीं किया है इसमें, इसलिए मैं आपको बेटर नहीं बता सकता इस चीज पे, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बनाने ही है, क्योंकि क्वेश्चन उसका सिमिलर ही आएंगे, आपको उससे कॉन्सेप्ट सीख लेना है। लेकिन ओवरऑल यही बात है। इसके बाद जो है मैं इस पे बात करूंगा करंट अफेयर पे। करंट अफेयर का सेक्शन आता है GS1 में, तो मैंने करंट अफेयर्स कहाँ से किए, तो मैंने मेनली जो है संसद टीवी को एज ए रिसोर्स यूज किया। संसद टीवी मेंस के लिए मेनली, लेकिन संसद टीवी से मैंने नोट्स नहीं बनाए। संसद टीवी के खाली सब्जेक्ट देखे, जो उसका पर्सपेक्टिव पे इंग्लिश में भी हो या हिंदी में भी, आप सब्जेक्ट तो चेक कर ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि G20 न्यूज में है काफी, तो मैंने देखा कि बार बार जो है G20 पे वीडियो बन रही है अगर संसद टीवी में, या वीक में एक बार भी आ रहा है संसद टीवी में वो न्यूज, यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने फिर डिफरेंट रिसोर्सेस का यूज करके संसद टीवी वाले टॉपिक जो अपने नोट्स में लिखा। पढ़ काफी लिया, काफी सारी मैगजीन पढ़ी थी, लेकिन कम से कम आपको ऐसा करना चाहिए कि मेंस के लिए कम से कम आपको 100 करंट अफेयर्स के टॉपिक्स तो आपको रेडी होने चाहिए, ठीक है। जिससे आप क्या होगा कि आपको 100 करंट अफेयर कम से कम अगर आते होंगे न्यूज, कम से कम 2 पेज में या फिर 1 पेज में
जो है कम से कम उसके प्रो कॉन्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है 20-25 उसके थोड़े डिटेल्ड, जैसे मैंने G20 पे जो बनाया वो काफ़ी डिटेल्ड था। इसके बाद 67 के टाइम में मैंने क्वाड पे नोट्स बनाए थे, और आप विश्वास नहीं करोगे ये बात कि मैंने लगभग 20 टॉपिक्स के नोट्स बनाए थे 67 के टाइम पे, और जो 5 सवाल आए थे 5 सवाल उसी से थे। तो एक तरीके से बिहार में ऐसा ट्रेंड रहा है कि काफ़ी पॉपुलर करंट अफेयर आते हैं, तो पॉपुलर करंट अफेयर आपके ट्रेंड में होते हैं, वो आप कर सकते हो। लेकिन अभी जो है शॉर्ट्स क्वेश्चन के कारण जो है काफ़ी सारे जो है ऐसे क्वेश्चंस आने लगते हैं जिसकी कोई हवा भी नहीं लगती। तो रियल एग्जाम में मैंने ऐसे क्वेश्चंस फेस किए, तो मैंने उनको कैसे टैकल किया, मैंने उनको क्या किया कि मैंने जर्नलाइज आंसर लिखे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे कि वो नहीं पता थे, तो मैंने क्या किया। जैसे ग्लोबल वेज रिपोर्ट का एक क्वेश्चन था जो ILO जारी करती है, मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको ILO जारी करती है उस टाइम पे, लेकिन मुझे एक ट्रेंड लगा, मैंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया। मेंस में आपको क्या होता है ना, आंसर स्किल बहुत काम आता है, सिर्फ आपका नॉलेज काम नहीं आता, आपके आंसर स्किल्स बहुत काम आते हैं। तो जब आप लिखेंगे, डिफरेंट रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, तो मैंने बहुत बार ILO की रिपोर्ट्स पढ़ी थी, डिफरेंट रिपोर्ट, तो मुझे लगा कि देखो वेज रिपोर्ट है, तो वेज रिपोर्ट में क्या होगा, एक तरीके से वेज पे बात करेंगे। तो मैंने क्या किया उस पर एक तरीके से मैंने एक तो ये लिख दिया, एक गेस किया कि ILO जो है इसको जारी करती है। दूसरा मैंने क्या किया कि इसके जो फीचर्स लिखे, तो मैंने जनरलाइज्ड पॉइंट लिखे जो गलत नहीं है। अगर वो गलत नहीं है तो मैं जो है इसको यूज कर सकता हूँ। जैसे आप इसको सीख सकते हो, तो जैसे कि मैंने लिखा कि मेन का जो वेज होता है, जो डेली सैलरी होती है, वो वुमेन से ज़्यादा होती है, और ये एक फैक्ट है जो हर रिपोर्ट छापता है। तो ये इसके अलावा मैंने ये लिखा कि अफ्रीकन कंट्रीज में जो है वेज जो है बहुत कम है, एशियन कंट्रीज में जो है कम है, खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनसे। ये बिल्कुल फैक्ट है, सबको पता है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, जैसे कि नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, उन लोगों का वेज बहुत ज़्यादा है। इसके बाद मैंने ये लिखा कि कोविड-19 का जो पीरियड आया, तो जो वेज था वो काफ़ी लोअर चला गया, और उस टाइम पे ओवरऑल पूरे जो है वर्ल्ड का वेज घट गया। धीरे धीरे जो वी कर्व के हिसाब से उसमें जो है इंक्रीमेंट हुआ। तो ये एक ऐसे पॉइंट्स थे जो बिल्कुल गलत नहीं, जो आप बार बार सुनते हो। जैसे मैंने ये लिखा कि जो गिग वर्कर्स है, गिग वर्कर्स के बारे में हम पढ़ते, तो गिग वर्कर्स का जो वेज है वो पहले कमा कोविड-19 के टाइम पे, फिर धीरे धीरे अब उनमें फिर से उनको जॉब मिल रही है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैंने कोई परसेंटेज नहीं लिखा, मैंने कोई फेक डेटा का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने वो लिखा जो फैक्ट था। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फैक्ट्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, आप चीज़ों को सही कर सकते हो। इसके अलावा मेरी जो GS2 की रणनीति एक तरीके से वो इस तरीके से रही कि GS2 में आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, और 3 सब्जेक्ट्स मतलब प्रॉपर वे में। एक तो पहला सेक्शन पॉलिटी का आता है, और दूसरा सेक्शन में इकोनॉमी और ज्योग्राफी होती है, और थर्ड सेक्शन में साइंस एंड टेक होता है। तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा, लेकिन लक्ष्मीकांत के साथ एक दिक्कत ये है कि वो करंट के साथ अपडेटेड उतनी नहीं है, और वो प्रीलिम्स के लिए तो बहुत अच्छा है, अच्छी बुक है, मेंस में लेकिन जो पर्सपेक्टिव है वो गेन करने के लिए आपको थोड़े और चीज़ों की ज़रूरत होती है, थोड़ा सप्लीमेंट करना पड़ता है उसको। तो सप्लीमेंट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट PYQs की बुक्स देखी, UPSC के PYQs देखे, उसकी आंसर राइटिंग देखी कि वो कैसे लिखे गए हैं, उसमें क्या आंसर्स हो सकते हैं। मैंने मेनली ये देखा, ये फोकस किया कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया 66 में, जब मैं मतलब PYQ देख रहा था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति परिवार के बुजुर्ग सदस्य के समान होता है, जबकि प्रधानमंत्री उस युवा शैतान सदस्य के जो है समान है, जो उस बुजुर्ग सदस्य की बात नहीं सुनता। इस पर जो है एक तरीके से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जो इंस्टीट्यूशनल रिलेशन है और प्लस जो पब्लिक रिलेशन है उस पर बात करने के बाद 69th में ये क्वेश्चन दोबारा से आया, लेकिन उसकी भाषा अलग थी, तो मुझे इसका हेल्प मिला। मैंने एक तो ये क्वेश्चन को डायरेक्टली कोट कर दिया, मतलब इस तरीके से। इसके अलावा मुझे ना राष्ट्रपति और प्रधान, ये क्वेश्चन का आंसर ना आप लक्ष्मीकांत पढ़ के सीधे आंसर नहीं लिख सकते। लोग क्या करते हैं, सीधे लिखते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एक तरीके से ना उसका एक्सप्लेनेशन भी करना है कि बुजुर्ग सदस्य का क्या मतलब है, बड़ा सदस्य मतलब जो परिवार में इज्जतदार होता है। तो भारत का राष्ट्रपति का पद जो है एक इज्जतदार पद है। इसके अलावा युवा शैतान सदस्य का क्या मतलब है, युवा मतलब प्रधानमंत्री का पद, और शैतान का मतलब क्या है,
शैतान का मतलब है कि वो बदमाशी करता रहता है, वो राष्ट्रपति की बातें नहीं मानता और उसको जो है वो कर लेता है। लेकिन इसके विपक्ष में भी कुछ बातें हैं कि जो जैसे कि राष्ट्रपति जो है वीटो विधेयक रखते हैं अपने पास, या उनको कभी कभी स्व विवेक से की शक्तियां होती है। तो ओवरऑल ये जो चीजें थी ना, तो मैंने उसके लिखे कि जब कंक्लूजन लिखा, आपको कंक्लूजन बहुत ही मैटर करता है कि यद्यपि जो है राष्ट्रपति जो है बुजुर्ग सदस्य के समान है और उसको युवा शैतान सदस्य की बात सुननी पड़ती है, लेकिन समय समय पर ऐसे समय आते हैं जब बुजुर्ग सदस्य जो है परिवार का मुखिया हो जाता है और वो युवा शैतान सदस्य को एक तरीके से और जो अपने डिफरेंट टाइप के मीडियम से, डिफरेंट टाइप के माध्यम के द्वारा जो है वो उसको जो है ब्लॉक भी करता है। और इस तरीके से जो राष्ट्रपति का पद आदर और सम्मान का पद है। तो आदर और सम्मान के साथ जो है एक तरीके से कहे तो बहुत शक्तिशाली पद भी है। तो जोरावर स्टाम्प वाली बात जो कही जाती थी तो वो मैंने नकारा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आंसर राइटिंग जो है ना एक तरीके से एक आर्ट है, वो धीरे धीरे आप सीखेंगे। जैसे जैसे आप आंसर लिखेंगे ना, आप धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। और मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए इन सब पे, तब मुझे मतलब लिखते लिखते मुझे काफी चीजों का आइडिया हुआ। अब दूसरा इसमें मैंने क्या किया कि यूपीएससी PYQs भी लिखे थे काफी सारे। इसके बाद इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लिए क्या किया, सबसे पहले तो इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे बिहार का जरूर करना है आपको। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जो है चैप्टर वाइज करना है और किसी के नोट्स नहीं लेने, आपको ना एक बार थ्रू आउट एक बार रीड करना है। मतलब ये होता है ना, उसमें फैक्ट पर ध्यान नहीं देना है, मेनली ये देना है कि उसमें कोई ग्राफ है या फिर उसमें कोई चीजें ऐसी हैं जो एनालिटिकल हो सकती है। जैसे पैटर्न, वर्षा का पैटर्न क्या है, मॉनसून का पैटर्न क्या है, इसके अलावा जो कौन कौन सी फसल होती है, कौन कौन सी ऋतुएं होती है, इसके अलावा जो है एक तरह से एनवायरनमेंट की क्या स्थिति है, वन प्रदेश कैसे हैं, ये सब जैसे बेसिक डेटा, एक तरीके से इकोनॉमी कैसे ग्रोथ कर रही है, प्राइमरी सेक्टर का क्या योगदान है, तो ये आप इकोनॉमी में कर सकते हो। आप बेसिक करोगे और वहां से जो है डेटा आप जो है सप्लीमेंट में डालोगे। जब कोई आप लाइन लिखते हो तो उसके सप्लीमेंट में हमें 2 चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, एक तो एग्जाम्पल्स कोट करने हैं वहां पे और दूसरा डेटा। और डेटा जो है ऑथराइज्ड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप जो है अपने मन से कोई डेटा लिख दिए। आपको ना एक ऑथराइजेशन करना है कि हम इकोनॉमिक्स आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा लिख रहे हैं, या फिर हमको एक ऑथराइजेशन करना है कि हम फलाने वेबसाइट का डेटा यूज कर रहे हैं या फलाने एनजीओ का डेटा यूज कर रहे हैं। आप ऑथराइजेशन दीजिए। एक तरीके से आप जब सप्लीमेंट देते हैं ना तो काफी उससे फायदा होता है। इसके बाद ज्योग्राफी में मैंने प्योर जो है बिहार बोर्ड की भी बुक करी 9th-10th क्लास की, और 11th-12th जो है वो जो है एनसीईआरटी करी। तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि बिहार पर्सपेक्टिव भी मुझे लेना था और उसको सप्लीमेंट करने के लिए थोड़ी बिहार ज्योग्राफी भी बिहार समग्र से पढ़ी थी। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट जो है बीपीएससी लेके आया है। पहले क्या होता था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत फिक्स क्वेश्चन थे कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, या फिर जो है बाढ़ और सूखा के बारे में बताइए। 2 ही 3 क्वेश्चन जो है बार बार घूम फिर के आते थे। तो इससे क्या होता था, लोग रट के जाते थे, उनके जो आंसर पैटर्न में कुछ डिफरेंस ही नहीं आता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब ये जो नया जो पैटर्न जो बिल्कुल यूपीएससी की तरह है, कुछ शॉर्ट्स जब ऐड हुए तो उन्होंने काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। जैसे 69 में उन्होंने पूछा कि अगर आप जो ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास करना चाहते हो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो ये एक सोचने वाला सवाल है, आप याद करके नहीं जा सकते कि भाई मानव विकास। तो मैंने जैसे HDI इंडेक्स पढ़ा था, मानव विकास सूचकांक, तो मुझे पता था वहां से कि मानव विकास के कौन कौन से आयाम हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि वहां से आपको 3 आयाम पता चले, और भी हो सकते हैं, बट कम से कम HDI इंडेक्स से आपको 3 आयाम तो पता है कि मानव विकास का मतलब होता है एक तरीके से आपके जीवन स्तर में वृद्धि हो, आपके वेजेज बढ़े, आपका एजुकेशन अच्छा हो, आपका हेल्थ अच्छा हो, इन सबसे रिलेट करता है। तो सिंपल ये क्वेश्चन हो गया कि आपके एजुकेशन सेक्टर में जो है साइंस एंड टेक का क्या रोल है, आपके एजुकेशन में, आपके हेल्थ में। तो फिर मैंने एग्जांपल्स दिए, फिर मैंने लिखा कि बायोटेक्नोलॉजी का रोल है हमारे हेल्थ में, या फिर जो ऑनलाइन मीडियम्स का रोल है, वर्क फ्रॉम होम हो गया, या फिर वेज का जो है ऑनलाइन बहुत सारी जॉब्स मिल रही है, नैनो टेक्नोलॉजीज हैं। मतलब आप डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज आप एक तरीके से एक कर सकते हैं कि 6-7 तरह की जो टेक्नोलॉजीज और नई जो एज कटिंग टेक्नोलॉजीज है उनके नाम आप पता कर ले, उनके उसके बारे में जान ले, और फिर जो आपने उसको आंसर राइटिंग में बराबर यूज करें।
जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ भी क्वेश्चन इवन पूछा जाता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प किया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने इसके जो आंसर्स लिखे वो एक तरीके से क्या लिखा कि कोविड-19 के टाइम पे जो है काफ़ी जो वो हुआ दिक्कतें हुई, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत रोल निभाया। अब जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल मैंने एक चार्ट बना दिया और ये कर दिया। चार्ट और ग्राफ जो है ना, चार्ट ग्राफ या फिगर मैप ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में तो मैं बताना भूल गया कि ज्योग्राफी में जब मैं ज्योग्राफी के आंसर्स लिख रहा था ना, तो मैंने बहुत मैप्स का यूज़ किया, बहुत सारे मैप्स जो है मैंने यूज़ किए। जैसे मेरे आप आंसर कॉपीज में देखोगे तो आपको दिखेंगे कि जैसे लॉन्ग आंसर है ज्योग्राफी का, उसमें 6 से 7 मैप बनाए। हर क्वेश्चन पे आपको लगभग आपको मैप दिखेंगे ज्योग्राफी में। तो आपको जो ये करना है, विजिबिलिटी बढ़ती है, इससे विजिबिलिटी बढ़ेगी तो आपके मार्क्स जरूर अच्छे आएंगे, क्योंकि जो आप पहुंचाना चाहते हो ना, अगर वो आंसर आप पहुंचा अगर सकते हो, उन्होंने आपने पहुंचा दिया तो बहुत अच्छा है। इसके बाद जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये भी है कि आपको जो है मैंने बताया डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज पता हो और फिर जो है आप ये कर सकते हो इजीली। तो ओवरऑल ये GS2 का था। मैं थोड़ा एसए की स्ट्रेटजीज पे बात करना चाहूँगा। एसए की क्या स्ट्रेटजी रही मेरी, तो एसए जो है एक नया एडिशन है ऑप्शनल की जगह पे। ऑप्शनल पहले जो 300 मार्क्स का था उसकी जगह अब एसए 300 मार्क्स का होने लगा यूपीएससी के पैटर्न पे। जब 68 में किसी को पैटर्न पता नहीं था तो उस टाइम पे 3 मतलब एक तरीके से 3 एसए 3 पार्ट में आने शुरू हुई, और उसका जो 2 पार्ट है वो तो यूपीएससी की तरह सिमिलर है, और तीसरा पार्ट बिहार स्पेशल से जो बिहार की फेमस लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, उन पर बात की गई है। तो ओवरऑल जो एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि एसए में जो आपको 2 तरह की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एक तो आपको जो नॉर्मल एसेज है वो आपको देखना पड़ेगा, उसमें भी आप डिफरेंट पार्ट कर सकते हो कि आप जो है साइंस एंड टेक के जो एसे हैं उसको अलग रख सकते हो। और दूसरे टाइप के एसे जो है वो फिलोसफिकल एसे हैं। जो फिलोसफिकल एसे हैं जिस पर जो है वैचारिक निबंध होते हैं, एक तरह से विचारों पर बात की जाती है, उस पर जो है आपको थोड़े से जो है चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक तरीके से आप फिलोसफिकल एसे लिखते हो, किसी फिलोसफर की कोई लाइंस है उसको जो है आप लिख रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा सा जो है उसके बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए मैं कहूँगा कि कुछ थिंकर्स को आप जो है थोड़ा बहुत जो है उसको रेडी कर लें, कुछ थिंकर्स की लाइंस को समझे आप। जैसे गांधी जी ने कुछ लाइंस बोली है, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने बोली है, या फॉरेन थिंकर्स ने बोले, तो एक बार जो है उसको देख लें। इसके अलावा जो साइंस एंड टेक के हैं वो तो बहुत ही अच्छे एस्से होते हैं, लेकिन आपको एस्से में क्या करना है कि डेटा बहुत डालना नहीं है, आपको एक इनोवेटिव अप्रोच लेके चलना है। 69 बीपीएससी में ना मैंने जो एस्सेज उठाए हैं, पहले जो है एक तरीके से सबसे पहला जो एस्से उठाया वो था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो इस तरीके के तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने एक तरीके से MS स्वामीनाथन जो है जिनकी हाल ही में जो है जो डेथ हुई थी, एक तरीके से उनके जो कोट है उससे स्टार्ट किया। तो आप कोट्स का यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में, या फिर आप 2-3 लाइन की पोएम्स से स्टार्ट कर सकते हो। एक तरीके से मुझे हिंदी माध्यम में ये एज लगता है, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, कि जब आप हिंदी मीडियम में आप लिखते हो तो ये आप जब स्टार्ट करते हो ना, तो आपके पास ना सपोर्ट के लिए बहुत कंटेंट है। कंटेंट इन द सेंस कि आपके पास पूरा हिंदी साहित्य है। पूरा हिंदी साहित्य में आपने बचपन से ही बहुत सारी कविताएं पढ़े होंगे, उन सबको आप यूज कर सकते हो कहीं ना कहीं। बस आप धीरे धीरे जैसे ही लिखना स्टार्ट करोगे ना, वैसे वैसे जो है आप उसमें एडिशन करते जाओगे। जैसे आप मेरे एसेज में देख सकते हो कि आप मेरे एसे में देख पाओगे, मे बी मैं जो है इसकी चर्चा करूंगा बाद में, लेकिन एसेज में ये आप देख पाओगे कि बहुत जो है अच्छे तरीके से कोट्स का यूज किया गया है, या फिर हिंदी साहित्य की कविताओं का यूज किया गया है। तो जो मैंने वो पहला एसे लिखा तो कुछ इस तरीके का था। तो ये जो एसे है इसमें जो है कुछ फैक्ट्स भी चाहिए, और ये एक फ्लो बनना चाहिए, मतलब पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से मैच होना चाहिए। तो मैंने डिफरेंट बातें करी कि जो है
कृषि अर्थव्यवस्था की जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझाया, क्या कृषि इसको सपोर्ट करता है, क्या कृषि के अलग भी कोई माध्यम है, क्या ये सेंटेंस पूरी तरह सही है। तो उसके मैंने दूसरे तरीके के तरह तरह के आयाम बनाए। इसके अलावा जो दूसरा ऐसे था एक वुमेन एम्पावरमेंट पे था कि महिला सशक्तिकरण राजनीतिक दिशा में, तो सिर्फ पॉलिटिकल अप्रोच लिखना था, तो मैंने उसको एंसेंट टू मॉडर्न स्टार्ट किया। वैसे तो सिर्फ मॉडर्न अप्रोच चाहिए, लेकिन मैंने उसको क्या किया, जैसे भीमराव अम्बेडकर के कोट से स्टार्ट किया। तो एक तरीके से कि मैं किसी समाज का आकलन वहाँ की महिलाओं की स्थिति से करता हूँ, तो वो जो है ना एक तरीके से आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा कि आप ना सब्जेक्ट समझ गए हो। इसके बाद मैंने थोड़ा एंसेंट का एग्जांपल दिया। एंसेंट में ऋग्वैदिक पीरियड से गार्गी और अपाला जैसी जो वुमेन्स है उनका एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा मैंने मेडावल से रजिया सुल्तान का एग्जाम्पल दिया कि ये सब पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रही हैं। इसके बाद मैंने एंसेंट में एक और एग्जाम्पल दिया था रुद्रमा देवी का। इसके बाद मैंने मॉडर्न पे आया, मैंने सिर्फ इंडिया का पर्सपेक्टिव नहीं लिया, बल्कि मैंने क्या किया, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव लिया। तो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का एग्जांपल दिया कि वहाँ कहाँ पे 50% से ज़्यादा लोग मंत्रिमंडल में हैं। भारत की सिचुएशन दिखाई कि यहाँ 15% महिलाएं। फिर जो है धीरे धीरे फ्लो बनाते गया, फ्लो बना के फिर मैंने 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, जो संविधान संशोधन हुआ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसके बारे में बताया। फिर मैंने बताया कि पॉलिटिकल महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है और कैसे महिला सशक्तिकरण होगा। फिर मैंने नारीवादी आंदोलन के बारे में लिखा इंडियन सोसाइटी से कि नारीवादी आंदोलन में कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि वुमेन्स आर नॉट बॉर्न बट मेड। मैंने इंग्लिश के कोट इंग्लिश में लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप हिंदी एस्से में भी आप इंग्लिश यूज कर सकते हो। हिंदी एस्से में आप जो है, मैंने बहुत सारे कोट जो है ना सीधे इंग्लिश में लिखे। जैसे ये कोट है पर्सनल इज पॉलिटिकल, या फिर वुमेन्स आर नॉट बॉर्न बट मेड। तो ये सारे यूज किए। बाद में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए इसके। मैंने लास्ट में इस कोट के साथ खत्म किया। फिर मैंने बिहार स्पेशल का जो एस्से था, एस्से वाले चीजें थी, तो बिहार स्पेशल के लिए मैंने जैसे मैंने जो लिखा था, आगे नाथ न पीछे पगा, बिना छान के कूदेगा था, इस पे लिखा था। तो मेरी जो स्ट्रेटजी थी कि पहले जो मैं एक कहूँ कि ये बिहार की प्रमुख लोकोक्ति है और इसका जो सिंपल मीनिंग में अर्थ ये है। जब मैंने सिंपल मीनिंग समझा दी, इसके बाद मैंने नाथ का अर्थ समझाया, पगे का अर्थ समझाया, और फिर उसके लाइफ में रोल समझाए। फिर मैंने वो समझाया कि ये दोनों का ना हो, मतलब इन दोनों के होने से क्या क्या फायदा है। तो मैंने उसमें चूंकि क्रिकेट से मेरा प्यार रहा है, तो विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया कि उनके पास जो है नाथ भी है, नाथ मतलब उनके पास डिसिप्लिन है, पगा मतलब क्रिकेट का कोच भी है। तो एक तरीके से उनकी लाइफ जो है इन दोनों के बदौलत काफ़ी अच्छी हुई है। इसके अलावा जो है मैंने 1857 के विद्रोह का एग्जाम्पल दिया कि वो क्यों फेल हो गया उसमें, क्योंकि नाथ और पगा नहीं थे, क्योंकि उनमें आत्मसंधान की प्रक्रिया नहीं थी। मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए, मतलब डिफरेंट एरियाज से एग्जाम्पल दिए। इसके बाद जो है मैंने एग्जाम्पल्स को कोट करने के साथ साथ मैंने क्या किया, जब उसके जब मैं सॉल्यूशन दे रहा था कि क्या करना चाहिए हमें, तो मैंने आत्मसंधान की प्रक्रिया हो या फिर आत्ममनन की प्रक्रिया हो, चिंतन की प्रक्रिया हो, आत्मचिंतन की प्रक्रिया, उस पर ध्यान दिया इसके सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में जो मैंने राम की शक्ति पूजा की लाइन को सपोर्ट किया कि मैंने लिखा कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, रण छोड़ दो जब तक युद्ध में और रघुनंदन। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब आप कोई चीज कोट करते हो ना, उसका सपोर्ट में कहीं से देते हो, तो उनको लगता है कि आपके पास वैरायटी ऑफ नॉलेज है, मतलब आपको जो है ना बहुत ज्यादा नॉलेज है। और निबंध एक ऐसी चीज होती है ना, जब नॉलेज ज्यादा हो लेकिन आपने निबंध मतलब आपने उस चीज को ना कुछ शब्दों में बांध दिया, तो वो होता है निबंध। तो बहुत ज्यादा जो है वास्ट नहीं लिखना होता। इसके बाद जो मैंने आत्मसंधान की प्रक्रिया में अज्ञे की असाध्य बीना का एग्जाम्पल दिया कि असाध्य बीना में एक लाइन है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो खुद डूब गया था शून्य में, मैं खुद अपने को शोध रहा था, न बीना को साध रहा था। तो मतलब एक तरीके से जो उसमें आत्मसंधान की प्रक्रिया है ना, कि उसमें एक चीज है कि बीना को वही बजा पाता है जिसके अंदर वो प्रक्रिया हो। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मैंने वो सारी चीजों का सपोर्ट दिया, उसमें सारे एग्जाम्पल दिए, सारे एग्जाम्पल कोट किए। लेकिन ये भी इसके विपक्ष में भी कुछ लाइन बताई कि कभी कभी जो है ना हमें इंस्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कि जो उस टाइम पे इंस्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, तो हमें हर कुछ जो है बहुत परफेक्ट प्लानिंग से नहीं कर सकते। तो आप सारे एस्पेक्ट्स को अगर आप कवर करते हो ना एसेज में,
तो आप इस कैसे कर पाओगे? आप बहुत आपको जो है एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। इसके अलावा जो है हिंदी जो क्वालिफाइंग है उसके लिए, चूंकि मेरी हिंदी अच्छी थी तो मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख ले एक बार तो आपको सही रहेगा, उसके लिए वो कर ले। इसके अलावा जो ऑप्शनल है मेरा जो हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य के लिए मैंने जो है कुछ नोट्स पढ़े, इसके नोट्स पढ़े और उस नोट्स के आधार पे ही मैंने जो है, चूंकि पहले से यूपीएससी में भी मेरा जो हिंदी लिटरेचर रहा है, तो मुझे जब ऑप्शनल चेंज करने, बहुत लोगों ने चेंज कर लिया कि वो हिस्ट्री पे चले गए, ज्योग्राफी पे, बट मुझे विश्वास था कि मेरा हिंदी लिटरेचर काफ़ी अच्छा है और मैं जो है इसी में एग्ज़ाम जो है ऑप्शनल क्वालिफाई कर लूँगा। तो ये जो है एक तरीके से ओवरऑल स्ट्रेटजी थी एग्ज़ाम की। और मैं एक तरीके से एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में जो है ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, चीज़ें चेंज होती रहती है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, कभी कोई साथ रहेगा, कभी कोई नहीं रहेगा, लेकिन आप जो प्रिपरेशन करते हो ना वो लॉन्ग टर्म में भी साथ रहती है। मतलब बहुत सारे ताने सुनने को मिलेंगे, मुझे भी मिले, आपको भी मिलेंगे और आपके को मिलते भी होंगे, लेकिन जब आप प्रिपरेशन करने के लिए एक बार आ जाते हो ना इस फील्ड में, तो आपको ना उन सब से जूझना पड़ेगा। एक स्ट्रगल भरी लाइफ आपको ना जीनी पड़ेगी, ताकि जो है ना आप तैयार कर सको अपने आप को। क्योंकि अभी मैं जॉब में हूँ, सिविल सर्विसेज जो है ना कोई इजी चीज नहीं है। जब आप एक सिविल सर्वेंट बनते हो ना, तो आप पे जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है। जो आपको ना, जैसे अभी मैं चाहता तो मेरी रैंक 1 आई थी, मैं चीज़ों से भाग सकता था कि नहीं, जैसे मेरे इलेक्शंस चल रहे थे पैक्स के, तो उसमें मैं कह सकता था कि नहीं अभी तो मुझे घर जाना है, बट मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। जैसे मैं कल ही 3 बजे रात को आया सारे काम करके, तो ये आपको ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराता है। जिस दिन आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर फील करने लगेंगे ना, वो चीज़ें आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। और जो आप सिविल सर्वेंट के जो गुण है, जो ईमानदारी है, या फिर जो सत्यनिष्ठा के गुण है, या फिर जो जिम्मेदारीपूर्ण जो उनका व्यवहार है, वो आपके अंदर अगर आ जाएगा ना, तो ओवरऑल आप एक बहुत अच्छा जो है एक सिविल सर्वेंट बनेंगे। मेरा जो आप लोगों से यही है, एक तरीके से मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, खास करके जो आगे जो एग्जाम होंगे उसके लिए, जो आप जो है ना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहे और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखें। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वो डीवाईएसपी उज्जवल कुमार उपकार के नाम से ही है, तो आप जो उसको फॉलो कर ले। और मैं उस पर ना बराबर जो है बीपीएससी से रिलेटेड जो भी वीडियोज होगी वो डालता रहूँगा, खास करके जो उसके गाइडेंस के लिए। आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो निश्चय उसको फ़ायदा होगा। मैं उस पर ना अपनी कॉपी भी डिस्कस करूँगा, और अभी मैं कोशिश करूँगा कि जो 17th बीपीएससी प्रीलिम्स है उसमें आप रियल टाइम में एग्ज़ाम में पेपर कैसे सॉल्व करें, इस पर जो भी हम कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है आप उसको सब्सक्राइब कर लें, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। डीकेटी के बारे में मैंने बहुत सारे जो है पहले भी इंटरव्यूज़ देखे, खास करके रैंक 1 यूपीएससी का इंटरव्यू देखा था, काफ़ी मोटिवेट हुआ था। तो मेरा इंटरव्यू उन्होंने लिया, इसके लिए बहुत सारा थैंक्स।